अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 105। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। एम्बुलेंस आम सी रफ्तार से चलती मुतवस्सत तबके की आबादी वाले इस इलाके में दाखिल हुई और 120 गज़ के घर के सामने रुक गई। इसके रुकते अंदर से पहले एक दरमियानी उम्र की औरत नीचे उतरी। औरत हर तरह के श्रृंगार से आ रही थी और इसने अपने गिर्द एक बड़ी सी सफ़ेद चादर को इस अंदाज में लपेट रखा था कि इसके जिस्म के साथ साथ चेहरा भी चादर के पल्लू से ढका हुआ था और देखने वाले मुश्किल से सिर्फ इसकी आंखें ही देख सकते थे। एम्बुलेंस से उतरने के बाद इसने पहले हाथ में मौजूद चाबी से बैरूनी दरवाजे पर लगा ताला खोला, फिर पलटकर वापस एम्बुलेंस की तरफ आई। इस बार इसने सहारा देकर एक दुबली पतली सी नौजवान लड़की को नीचे उतारा। लड़की की आंखों के गिर्द मौजूद हल्के और जिल्द की जर रंगत से जाहिर था कि वो बीमार है। औरत के लड़की को लेकर घर में दाखिल होने तक एम्बुलेंस वहां से रवाना हो चुकी थी, लेकिन एम्बुलेंस का पीछा करती हुई वहां तक आने वाली गाड़ी अब तक अपनी जगह मौजूद थी। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं जब तक तुम्हारे लिए सूप चढ़ा देती हूँ, लड़की को बिस्तर पर लिटाते हुए औरत ने इससे कहा और कमरे से बाहर निकल गई। फ्रिज खोलने पर वहाँ मुर्गी का गोश्त ना नजर आने पर इसके माथे पर बल पड़े और फिर इसने जोर से अपने माथे पर हाथ मारा। इसे याद आ गया था कि जिस रोज़ अपनी बेटी को लेकर अस्पताल गई थी, इसी रोज़ इसने चिकन कौरमा बनाया था और अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा रख लेने के बाद बाकी सारा मुस्तकीम ने तकसीम करवा दिया था। अब बाज़ार जाकर मुर्गी लाना पड़ेगी। चलो चली जाती हूँ, ज़रूरत की दूसरी 2000 चीज़ें भी ख़त्म हैं, वो भी ले लूँ। खुद कलामी के अंदाज में बोलते हुए इसने एक बार फिर चादर को पहले की तरह ओढ़ा और पर्स कंधे से लटकाकर बेटी के कमरे की तरफ आई। सूप को रहने दे अम्मी, आप अभी थकी हुई घर आई हैं और आते के साथ ही आपके काम शुरू हो गए। लड़की ने मां को बाहर जाने से रोकने की कोशिश की। तुम्हारी सेहत पर मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। डॉक्टर्स ने मुझे हिदायत की है कि तुम्हारी ग़िज़ा पर ख़ास ध्यान रखो। लोग आपके बाजार जाने पर बातें बनाएंगे। लड़की ने धीमी आवाज़ में अपने अंदेशे का इजहार किया। लोग तो इस बात पर भी बातें बना रहे होंगे कि मैं इद्दत में होते हुए तुम्हारे साथ अस्पताल क्यों रही। तो बताओ कि लोगों की बातों के डर से मैं तुम्हें ऐसे बगैर ट्रीटमेंट के रहने देती? नहीं मेरी जान, मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा कीमती हो और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी सेहत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। इसने बेटी के गाल को धीरे से थपकते हुए इसे समझाया। मैं न रही तो आप क्या करेंगी अम्मी? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। खबरदार ऐसी बातें मुँह से न निकालो। तुम्हारे अबू के बाद मेरे पास जीने की सिर्फ एक वजह रह गई है और वजह तुम हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अगला सांस भी नहीं ले सकूंगी। मैं कैंसर पेशेंट हूँ अम्मी। लड़की ने गोया याद दहानी करवाई। तो क्या हुआ? हम तुम्हारे मर्ज से लड़ेंगे और इसे शिकस्त देकर दम लेंगे। डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम काबिल इलाज हो। माँ की मोहब्बत पूरी यकीन थी। अच्छा जाएं, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। अकेले घर में मुझे अबू ज़्यादा शिद्दत से याद आएंगे। लड़की ने कहा तो वो सर को महज असबात में जुम्बश देते हुए बाहर निकल गई। हकीकतन गले में आप हंसने वाले आंसू को गोले ने कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो बेटी को नहीं बता सकती थी कि मरने वाले को वो भी हर लम्हा शिद्दत से याद करती हैं और इसे भी इसके बगैर जीना मुश्किल लगता है। ज़िंदगी के साथी को खो देना कोई मामूली वाक़या नहीं होता और इसके लिए तो इस आने की शिद्दत इसलिए भी बहुत ज़्यादा थी कि ज़हूर के अलावा इसका कोई अपना था ही नहीं। वो यतीम खाने में पलकर जवान हुई थी और वहाँ से ज़हूर इसे अपनी दुल्हन बनाकर ले आया था। खुद ज़हूर के रिश्तेदारों का भी कोई अता पता नहीं था। वो यतीम खाने में पलकर जवान हुई थी और वहाँ से ज़हूर इसे अपनी दुल्हन बनाकर ले आया था। खुद ज़हूर के रिश्तेदारों का भी कोई अता पता नहीं था। वो यतीम खाने में पलकर जवान हुई थी और वहाँ से ज़हूर इसे अपनी दुल्हन बनाकर ले आया था। खुद ज़हूर के रिश्तेदारों का भी कोई अता पता नहीं था। वो सुतीले बाप की मार से घबराकर घर से भागा था और इधर उधर रुलकर जवान होते हुए उस घर का पता भूल गया था जिसमें सुतीला होने के नाते कभी इसकी जगह तक नहीं बनी थी। एम्बुलेंस के पीछे वहाँ तक आने वाले जो कोई कार्रवाई डालने का इरादा कर ही रहे थे कि औरत को घर से बाहर जाते देखकर चौंक गए और फिर एक दूसरे को मैनेखे नज़रों से देखा। फ़ौरन ही उनमें से एक अलग होकर औरत के पीछे चल पड़ा, जबकि बाकियों ने इसके घर का रुख किया। वो ऐसे लोग थे जिनके लिए बंद ताले खोलना और ऊंची दीवारें फलांग लेना कोई मसला नहीं था। आंटी, आपके घर से आपकी बेटी की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। शायद इसे कोई मसला है। अभी औरत मतलूबा ग्रोसरी स्टोर तक पहुंची थी कि इसके पीछे करने वाला शख्स इसके सर पर पहुंचकर इत्तला देने लगा। अंदाज ऐसा था जैसे वो भागता हुआ यहाँ तक आया हो और इसका सांस फूला हुआ हो। लेकिन तुम कौन हो? औरत इत्तला सुनकर परेशान हो गई, लेकिन सवाल जरूर उठाया। मैं आपके मोहल्ले में नया किराएदार आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एम्बुलेंस घर आते हुए देखा था
مجھے آپ کے حالات پر افسوس ہے۔ وہ بڑی تہذیب سے بات کر رہا تھا۔ اس گفتگو کے دوران ان کا تیز قدموں سے واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ تمہاری ہمدردی کا شکریہ بیٹا، عورت نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اسے جواب دیا، لیکن کسی تبصرے سے گریز کیا۔ اس وقت اس کا پورا دھیان گھر تک کا فاصلہ جلد از جلد طے کر لینے پر لگا ہوا تھا۔ ظہور اگرچہ محلے میں بہت شرافت سے رہتا تھا، لیکن لوگوں کو اس کے لالا عیسیٰ کے گینگ میں شامل ہونے کی خبر تھی، اس لیے وہ احتیاطاً ان کے گھرانے سے دور رہتے تھے۔ اس کے قتل کے بعد یہ دوری مزید بڑھ گئی تھی۔ چند محلے دار رسماً جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے اور پھر وہ ماں بیٹی تنہا رہ گئی تھی۔ شاید لوگ ڈرتے تھے کہ ایک مجرم کی بیوی بیٹی سے تعلق رکھنے پر وہ بھی زد میں آ سکتے ہیں، اس لیے ان سے فاصلے پر رہتے تھے۔ اسے لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں تھا، لیکن کینسر کا شکار اکلوتی بیٹی کے ساتھ زندگی کی جنگ لڑنا آسان نہیں تھا۔ بس اچھی بات یہ تھی کہ روپے پیسے کے معاملے میں محتاجی نہیں تھی۔ ظہور بینک میں اتنی رقم چھوڑ کر گیا تھا کہ وہ گھریلو اخراجات کے ساتھ ساتھ بیٹی کا علاج بھی سہولت سے کروا رہی تھی۔ اندر تو بالکل خاموشی ہے۔ گھر کے سامنے رک کر خودکار تالے کے سوراخ میں چابی گھماتے ہوئے بڑبڑائی، ہو سکتا ہے اب ان میں چیخنے کی سکت ہی نہ رہی ہو۔ وہ اب بھی اس کے پیچھے کھڑا تھا اور مزید گلفشانی کرتے ہوئے ہلا رہا تھا۔ نائمہ! وہ پریشان سی بیٹی کو آوازیں دیتی گھر میں داخل ہوئی اور اس کے کمرے میں پہنچ کر ٹھٹک گئی۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے ایک نظر بستر پر سہمی ہوئی بیٹھی بیٹی اور دوسری اندر موجود افراد پر ڈالی اور سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، ہم موت کے فرشتے ہیں اور مرنے سے قبل تمہیں سے اس رقم کا حساب لینے آئے ہیں جسے تمہارا شوہر ہمیں دھوکہ دے کر تمہارے لیے چھوڑ گیا ہے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن تم مجھے بتا دو کہ ظہور نے تم سے کتنی رقم لی تھی، میں تمہیں تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گی۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بولی۔ خوف کی وجہ صرف وہاں موجود افراد کے ہاتھوں میں موجود ہتھیار نہیں تھے، وہ شخص کی نگاہوں سے بھی سراسیمہ ہو رہی تھی۔ عجیب سی نظریں تھیں جنہیں مکمل طور پر چادر میں لپٹی ہونے کے باوجود اپنے اندر گڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ یہ نگاہیں بازل کے علاوہ بھلا کس کی ہو سکتی تھی؟ ظہور کی فیملی کو نشان عبرت بنانے کے لیے اس نے مسلسل اپنے آدمیوں کو پیچھے لگا رکھا تھا اور ان ماں بیٹی کی گھر واپسی کی اطلاع سنتے ہی وہ دھمکا تھا۔ رقم تو ہم وصول کر ہی لیں گے، لیکن پہلے سود تو وصول ہو جائے۔ وہ یکدم ہی کرسی سے اٹھا اور اس کی چادر کھینچ لی۔ خدا کے لیے نہیں! وہ اس کی آنکھوں میں موجود شیطنت دیکھ کر کانپ گئی اور بے ساختہ ہی کمرے سے نکلنا چاہا، لیکن وہاں وہ پسٹل تھامے کھڑا تھا جو اسے گھیر کر گھر واپس لایا تھا۔ خدا ہی نے تو یہ رنگ برنگی اور کھٹی میٹھی عورتیں بنائی ہیں اور میرے دل میں یہ ہوس ڈال دی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس پھل کو چکھ سکوں۔ اپنی بے راہ روی کا الزام خدا کے ساتھ ڈالتے ہوئے اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ اسے دنیا میں لانے کا سبب بننے والے خود اس خوف سے بے نیاز تھے اور اسے بھی خدا کی مخلوق کو اذیت سے مبتلا کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ تم جتنی رقم کہو گے میں تمہیں دے دوں گی۔ ظہور سے اگر تمہاری کوئی دشمنی تھی تو خدا کے لیے اسے معاف کر دو۔ میری بیمار بچی کا ہی خیال کر لو، اس کا میرے سوا کوئی نہیں۔ رائے فرار نہ پا کر وہ منتوں پر اتر آئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا شخص رحم کی صفت سے ناآشنا ہے۔ عورتوں کے ٹسوں کے آگے پگھلنے لگو تو عورتوں کے دل سے ہمارا خوف نکل جائے گا اور تیرے شوہر کی طرح ہر دوسرا بندہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے لگے گا۔ اس نے اپنی انگلیاں آنسو بہاتی عورت کی گردن میں گاڑ دیں۔ وہ تکلیف اور خوف سے کراہی، لیکن بازل کے تیز کانوں نے اس کی کرا کے ساتھ ہی ہلکی سی دھپ کی آواز بھی سن لی۔ باہر کون ہے دیکھو۔ وہ کسی درندے کی طرح چکنا نظر آنے لگا اور غراتے اپنے ساتھیوں سے بولا۔ حکم سنتے ہوئے تیزی سے باہر نکلے۔ اگلے لمحے وہاں فائرنگ کی آواز گونجی۔ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جاؤ، آواز نکالی تو دونوں کو گولی مار دوں گا۔ بازل نے عورت کو اس کی بیٹی کی طرف دھکیلا اور خود لپک کر دروازے کے قریب پہنچا، لیکن باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے اپنے ہتھیار گرا دو، اگر کسی نے بھی گڑبڑ کی کوشش کی تو اس کی طرح دوسروں کی باڈی میں بھی سوراخ ہو جائے گا۔ سنائی دینے والی گرددار آواز ہی سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھی پھنس چکے ہیں۔ دروازے کی جھری سے جھانکنے پر اپنا ایک ساتھی سے زخمی ٹانگ تھامے اپنے خود میں لت پت دکھائی دیا، لیکن بولنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو پسٹل سیدھی کر کے آواز کی سمت فائر کرتے دیکھا۔ رد عمل میں دو طرف سے فائر آئے اور وہ شخص جھٹکا کھا کر نیچے گر گیا۔ اس کی حالت سے ظاہر تھا کہ اسے مہلک زخم آئے ہیں۔ اس کے اس انجام نے باقی دو کا دم خم ختم کر دیا اور انہوں نے شرافت سے ہتھیار پھینک دیے۔ اس منظر نے بازل کو غصے کی شدت سے جبڑے بھینچ لینے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ خود کچھ کرنے سے لاچار تھا۔ کمرے میں اس دروازے کے سوا باہر جھانکنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا اور یہاں سے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے۔ بازل باہر آ جاؤ، اگر تم شرافت سے باہر نہ آئے تو تمہارے سارے لوگ مارے جائیں گے اور اس کے بعد تمہارا نمبر ہوگا۔ اس بار اس حکم دیا گیا۔ تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے مہلت حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا اور مزید کمک منگوانے کا فیصلہ کر کے اپنا موبائل باہر نکالا، لیکن یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ
मोबाइल पर सिग्नल्स मौजूद नहीं है और इस बात का एक ही मतलब था कि हमलावरों की तरफ से जैमर का इस्तेमाल किया गया है। गुफ्तगू करना है तो मर्दों की तरह सामने आकर करो, पर्देदार औरतों की तरह कबाड़ के पीछे से मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये तो तुम्हें अब तक पता चल ही गया होगा कि बाहर से कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। तुम्हें मुज़ाकरात करने होते तो हथियार लेकर मुझ पर हमलावर नहीं होते, तुम मुझे मारने आए हो। इस जैसा काया शख्स ये हिसाब किताब न कर पाता कैसे मुमकिन था। वो समझ गया था कि इसके खून के प्यासे बने लाला ईसा के साथी भी इन्हीं लोगों की तरह इन माँ बेटे की निगरानी कर रहे थे। इसकी फितरत से वो वाकिफ लोगों के लिए समझना मुश्किल नहीं था कि वो ज़हूर के मरने के बाद भी इसकी धोखादही को माफ़ नहीं करेगा, इसलिए इसे इस तरीके से घेरने की कोशिश की गई थी और ये कोशिश खासी हद तक कामयाब रही थी। तो फिर ठीक है, अंदर घुसकर मार देते हैं। जवाब के साथ ही दरवाजे पर मशीन गन का पूरा ब्रस्ट मारा गया। वो साइड पर होने की वजह से महफूज रहा। ज़हूर की बीवी और बेटी भी जद में नहीं थे, लेकिन खौफ के मारे इनके हलक से चीखें निकल गई। अगर तुमने अगला फायर किया तो मैं तुम्हारे वफादार की बीवी और बेटी दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इससे धमकी दी। वो दोनों हमारे किसी काम की नहीं। तुम इनके साथ जो चाहे सलूक कर सकते हो। लम्हाती तवक्कुफ के बाद बिन अजीज से जाहिर करता ये जवाब दिया गया, लेकिन बाज़िल के लिए वो लम्हाती तवक्कुफ भी बहुत कुछ भांप लेने के लिए काफ़ी था। वो ज़ेरेला मुस्कुराया और बिस्तर पर सहमे हुई बैठी माँ बेटी की तरफ बढ़ा। उठो। इनके सर पर पिस्टल तान कर घुराया तो वो दोनों मजीद खौफसदा हो गई। सुना नहीं, मैंने कहा है उठो। वो बुरी तरह घुराया तो दोनों को नाचार बिस्तर से उठकर नीचे उतरना पड़ा। दरवाजे की तरफ बढ़ो, इसने अगला हुक्म सादिर किया। वो गोलियां चला देंगे। औरत लरजती आवाज़ में बोली, इनसे शायद बच जाओ लेकिन मुझसे हरगिज़ नहीं बचोगी। इसने पिस्टल की नार औरत की कनपटी पर रखकर दबाव डाला तो इसकी सिसकी निकल गई, लेकिन इससे कदम आगे बढ़ा दिए। बेटी भी माँ के साथ लगी आगे बढ़ रही थी। अभी वो लोग दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि वहां से दो अफराद भर्रा मारकर अंदर दाखिल हुए। बादल जो पहले दोनों खवातीन के पीछे था मजीद इनकी आड़ में होकर घुर्राया। अगर मेरी राह रोकने की कोशिश की तो इन दोनों को जान से मार दूंगा। मत भूलो कि बाहर तुम्हारे साथी भी हमारे रहमो करम पर हैं। परवाह नहीं, ऐसे बहुत से पिट्ठू हैं मेरे पास। ये 4 मारे जाएंगे तो इनकी जगह लेने 10 और आ जाएंगे। सुना था इंसान के रूप में वो गलीज़ मखलूक जिसका इंसानों से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं, आज अपनी आंखों से भी देख लिया। अंदर दाखिल होने वालों में से एक ने अपने चेहरे पर लगा मास्क हटाते हुए इस पर हकारत से तबसरा किया। खामखा की इंसानियत दिखाने वाले लाशों के सिराने खड़े होकर किए जाने वाले अपने अहद निभाने के लिए खुद को ख्वार करते फिरते हैं। अकल से काम लो। गुल्लू उस्ताद और बेकार के काम करने के बजाय लाला ईसा के सेटअप को संभालने के लिए जान मारो। मुफ्त में जो जगह मिल गई है खुद को इसका अहल साबित करो। इसे यकीन हो चुका था कि जब तक इसे इन दोनों औरतों की आड़ हासिल है इस पर हमला नहीं किया जाएगा, इसलिए इत्मीनान से जवाब दिया। लाला के कातिल को कब्र में पहुंचाए बगैर वह खुद को इस गद्दी का हकदार नहीं समझ सकता। गुल्लू उस्ताद ने से घूरा। कौन कातिल? लाला ईसा ने खुदकुशी की थी, तुम जानते हो। अपनी ज़िंदगी से बेजार था वो, और तू अपने आदमियों की फौज और असला लेकर वहाँ की आरती उतारने गया था ना। लाला खुदकुशी न करता तो तूने इसे गोली मार देना थी। नहीं, मुझे तो बस इसे कहीं डिलीवर करने की ड्यूटी मिली थी। मुझे इसकी जान का भला क्या करना था? इसने शाने उचकाए। कहाँ डिलीवर करना था? गुल्लू उस्ताद चौंका। धंधे वाले आदमी होकर ऐसे सवाल कर रहे हो? पार्टी का नाम राज में न रखने वाले को मार्केट में क्या साख होती है तुम्हें मालूम नहीं? नाम तो मैं तेरे हलक से आंतें खींच कर भी उगलवा लूँगा। गुल्लू ने भड़क मारी। छोड़ यार, क्या रखा है इन बातों में? कभी मूड बने तो हमारे साथ मिलकर धंधा करना, दूसरे से अच्छा ही रेट देंगे हम तुम्हें। ले जा ऐसा दोस्ताना था जैसे अब भी वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। मेरे बंदों का जो नुकसान हुआ वो नई डील के लिए खैर सगाली के तौर पर जाने देता हूँ। गुल्लू को सोच में देखकर इसने बड़े एतमाद से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन दोनों ख्वातीन बहरहाल इसकी आड़ में थीं। गुल्लू उस्ताद अपनी जगह खड़े से जाता हुआ देखता रहा। इसके पास इतनी अफरादी नफरी थी कि बाज़िल को रोक लेना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो गहरी सोच में पड़ चुका था। इन दोनों का भी आज भयानक इंजाम होना था, लेकिन चलो तुमसे दोस्ती बनाने के लिए इन्हें जिंदा छोड़ जाऊंगा। जाते जाते वो एक और मेहरबानी कर गया। इशारा दोनों ख्वातीन की तरफ था। गुल्लू उस्ताद अपनी जगह खड़ा इसकी तरफ देखता रहा। इसके साथी जाते हुए अपने जख्मी साथियों को भी साथ उठाकर ले गए थे। इस छोटे से घर में बर्पा होने वाला हंगामा इतनी आसानी से सर्द हो जाएगा किसी को भी तवक्को नहीं थी। उस्ताद, गुल्लू के साथ अंदर आने वाले ने इसे कुछ कहना चाहा। जाने दे यार, बाद में देख लेंगे, अभी तो मैं इसके ऑफर पर गौर कर रहा हूँ। गुल्लू ने हाथ उठाकर इसे बोलने से रोका। इससे आगे पूछने वाले की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। सब्र कर और अब यहाँ से निकलने की कर। साले इलाका SHO पर प्रेशर आ जाएगा और गोलियां चली और पुलिस इतनी देर तक मौका पर नहीं पहुंची। इसने गोया बात ख़त्म ही कर दी, लेकिन बात इसके अपने दिमाग में ख़त्म नहीं हुई थी। वो बहुत कुछ सोच रहा था और किसी हद में नतीजे तक पहुंचने तक इसे सोचते ही रहना था। ज़हूर की बीवी और बेटी से कहना,
اپنا سامان پیک کر لیں، اب ان کو یہاں نہیں چھوڑنا ہے۔ خود باہر نکلتے ہوئے وہ آخری حکم دے کر نکلا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔